हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला सवाल था, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश के साथ 3 अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल था, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार किसे सौंपा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विनीत जोशी को सौंपा गया है, जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल था, रुपए के मूल्य में गिरावट में निम्नलिखित में से कौन से कारण है। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, या फिर ऑप्शन बी, विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से रुपया निकालना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय, या ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा सेना दिवस समारोह के अवसर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया। भारत रणभूमि दर्शन ऐप क्या है? इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह ऐप भारत के सबसे प्रतिष्ठित युद्ध क्षेत्रों के द्वार खोलता है तथा नागरिकों के देश के युद्धकालीन इतिहास को अभूतपूर्व ढंग से जानने का मौका देता है। इस कदम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क, पर्यटन, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस ऐप की विशेषताएं क्या है? इसमें विभिन्न युद्ध क्षेत्रों और सीमा क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही वर्चुअल टूल, ऐतिहासिक कथाएं और इंटरेक्टिव सामग्री भी प्रदान की गई है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत अभियान के तहत इस स्थलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय सेना ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर गलवान, डोकलाम, जो भारत, भूटान और चीन के बीच एक त्री जंक्शन का निर्माण करते हैं, और देश की सीमा पर 75 अन्य अग्रिम स्थलों को युद्ध क्षेत्र पर्यटन के रूप में चुना गया। इनमें से अधिकांश स्थल चीन, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, और पाकिस्तान, जो नियंत्रण रेखा के साथ भारत की सीमाओं पर स्थित है। पश्चिमी सीमा पर लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहली बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जो थार रेगिस्तान में लोंगेवाला की भारतीय सीमा चौकी पर लड़ी गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स जारी किया है। ऑप्शन ए, क्यूएस कॉकवेरेली साइमंड्स, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, या ऑप्शन डी, विश्व बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूएस कॉकवेरेली साइमंड्स। इसने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जारी किया है 2025। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा देश माना गया है। इस इंडेक्स की विशेषताएं हैं कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स 2025 में भारत को ओवरऑल स्कोर के साथ 25वें स्थान पर रखा गया है, जो देश को भविष्य के कौशल के लिए प्रतियोगी के रूप में स्थापित करता है। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश है, जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में शामिल है। भारत ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में वेंचर कैपिटल फंडिंग और ग्रोथ फंडिंग के लिए दूसरे सबसे बड़े डेस्टिनेशन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। तो देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स के बारे में। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स लंदन में स्थित हायर एजुकेशन फर्म कॉकवेरेली साइमंड्स के द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक मूल्यांकन है। यह सूचकांक मापता है कि वैश्विक नौकरी बाजार की उभरती मांग को पूरा करने के लिए कितने देश अच्छी स्थिति में हैं। इस मूल्यांकन में ये रैंकिंग तैयार करने के लिए 190 से अधिक देशों, 280 मिलियन नौकरी पोस्टिंग और 5000 विश्वविद्यालयों के शोध पत्रों का आकलन किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। जनरल वीके सिंह, जो सेवानिवृत्त है, हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, झारखंड, ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी, मिजोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जनरल वीके सिंह को मिजोरम का 25वां राज्यपाल नियुक्त किया है। नवनियुक्त राज्यपाल डॉक्टर वीके सिंह का जन्म 10 मई 1951 में हुआ था। वे भारत के 24वें सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। सेना से रिटायर होने के बाद वो राजनीति में आए और 2014 से 2019 तक वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सांसद के रूप में भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम एक पर्वतीय क्षेत्र है
जिसे 1987 में संघ का 23वां राज्य बनाया गया था। देश का ये 23वां राज्य बना, जो 1972 तक ये असम का एक जिला था, उसके बाद में संघ के शासित प्रदेश के रूप में बना। फिर 1987 में इसे 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम के लोगों को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की राजधानी आइजोल है। राज्य की सीमा लगती है उत्तर में मणिपुर असम से, पश्चिम में त्रिपुरा से, और वही देश की सीमा लगती है पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्व दक्षिण में म्यांमार से लगती है। सबसे ऊंचा स्थान है फोंगपुल नीला पर्वत। यहाँ की जनजातियां हैं चकमा, गारो, हाजोंग, लाखेर और मिकिर। यहाँ की सबसे लंबी नदी है लावंग नदी, जिसे धलेश्वरी या कटखाल नदी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित है: डंपा टाइगर रिजर्व, गेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, लेंगटेक वन्यजीव अभयारण्य, तवी वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के संविधान संशोधन आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने का प्रस्ताव लाया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद को राज्य सिद्धांतों को हटाने का प्रस्ताव रखा है। ये 3 सिद्धांत देश के संविधान में राज्य के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में 4 सिद्धांतों में से एक है और नए प्रस्ताव के तहत केवल लोकतंत्र को नहीं हटाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष अली रियाज ने बयान दिया है कि हम राज्य में 5 सिद्धांत ला रहे हैं: समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र। बांग्लादेश ने अब तक 17 बार संविधान संशोधन कर चुका है और इसकी बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1969 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। धर्मनिरपेक्षता के बगैर लोकतंत्र शब्द की महत्व बहुत ही कम हो जाती है। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की सीमा भारत की सीमा लगती है, असम से लगती है, त्रिपुरा से, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगती है। वही दक्षिण पूर्वी हिस्से में म्यांमार से सीमा लगती है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है और 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ का अनुमानित जनसंख्या था 8.9 मिलियन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 2005। इसका सही जवाब हो जाएगा 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री 19 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 20वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44-45 के अनुसार इसका गठन किया गया था। यह विधेयक 2005 में संसद में पारित हुआ और 2006 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत में एक विशेष बल है जिसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को राहत बचाव कार्य सौंपी गई है। यह गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करता है और देश में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 19 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं जो वर्तमान में है पीयूष आनंद। महानिदेशक का नाम याद रखेंगे, वर्तमान में है पीयूष आनंद, एनडीआरएफ के महानिदेशक। अगला सवाल देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने संचार साथी मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया। संचार साथी मोबाइल ऐप नागरिकों को उनके दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक सशक्त उपकरण प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं हैं कि संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्टिंग कर सकता है, एसएमएस या कॉल के तहत मोबाइल कनेक्शन का मैनेज कर सकता है। नागरिक अपने मोबाइल की जारी सभी मोबाइल कनेक्शन की पहचान और मैनेजमेंट कर सकता है। खोए हुए मोबाइल या चोरी की गई मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है। हैंडसेट की प्राथमिकताएं सत्यापित किया जा सकती है। वही राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 यह राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 की सफलता पर आधारित है जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा के रूप में है। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल परिवर्तन के नए युग में लाना है और 2030 तक 2,70,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टिविटी विस्तार करना है।
2030 तक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालयों में 90% से अधिक प्रमुख संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।